अच्छा बेटा देखें, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट होते हैं। द 5 एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। कौन से? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इक्विटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम। या तो हम इसको अदर वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वी कैन मेमोराइज द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एज अल्सर। अल्सर एज शॉर्ट फॉर्म होता है। इसको हम जो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए मीन्स एसेट्स और एल मीन्स लायबिलिटीज और सी मीन्स कैपिटल और ई मीन्स एक्सपेंसेस एंड आर मीन्स रेवेन्यू। ये एज अल्सर जो है, ये इनका जो एलिमेंट्स है इनको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं अल्सर, और फुल फॉर्म एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। इनको आगे हम थोड़ी डिटेल में इनकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं इनके एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग की देखें। एसेट्स, एसेट रिसोर्सेज होता है, मीन्स एक असासा आपके पास हो या कोई चीज आप कहीं से आपको इनकम या आमदन या कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम कर लें कि रिसोर्सेज ऐसे जहाँ से आपने कोई बिजनेस आप कर रहे हैं वहीं से आपको कोई इनकम आ रही है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं से कोई आपकी इनकम आ रही है, कोई जरिया एक आमदन का। नंबर 2 पे कंट्रोल बाय द एंटिटी। इसमें क्या होता है? कंट्रोल बाय एंटिटी मींस जो एसेट्स मींस आपके पास जो मशीनरी है या आपके पास कोई आप बिजनेस है, उसमें कोई आप फिक्स बिल्डिंग है, तो आप क्या करते हैं या कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हीं के एंटिटी पहचान को आपके अपने, क्योंकि आपको ओन एसेट्स मींस है कि आपका जो चीजें हैं आप ओनर हैं, मगर उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी पहचान आगे रन करने के लिए, ऑपरेशन एक्टिविटीज चलाने के लिए, फ्यूचर में इनकी पहचान को आप कंट्रोल करते हो कि भाई लोगों के यहाँ एक अच्छा इम्पैक्ट जाए, लोग जो है कि अच्छे नाम से पहचाने, हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस जो मेरा नाम जो है वो अच्छे वर्ड्स में लोग याद करें। इस तरीके से आप देखेंगे रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट में क्या होता है कि जो पास्ट में आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज वहीं से 5 साल पहले आपने कोई चीज परचेज कर ली हो, परचेज करने के बाद आपके फ्यूचर में मीन से अभी आपको उसके दुगने पैसे मिल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का बिजनेस होता है कि आपके पास्ट में कोई चीज कोई प्लाट, कोई घर, कोई फ्लैट आपने ले लिया, मगर 5 साल के बाद उनकी जो कीमत, जो उनकी प्राइस है वो उनकी डबल हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसी के मीन्स एक एसेट्स था, उसी के एसेट्स के जो आपका एक असासा था, उसी के असासे के बदले आपकी एक चीज टाइम के साथ वो इंक्रीज हो गई। इस तरीके से फिर हम विद द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्ट टू फ्लो टू द एंटिटी। यही चीजें होती हैं जो एक आप लोगों की पहचान होती है, जो आपके एक मुआशी हालत जो है मीन्स है कि जो आपने पास्ट में की हो या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो या आपके एक सोर्स हो, जो आपके कोई इनकम आ रही हो, यही आपके एक रोजमर्रा जो डेली वेजेस लाइफ है उसी के ऊपर एक उनका एक बेनिफिट आपको मिलता है एज इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपके रहन सहन है उसी में उनका एक इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेक्शन डी वाले समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस डी सर। वालों को तो कल मैंने फिजिकली ऑलरेडी ये चीजें बताई है मैंने। यस सर, आ रहा है। अच्छा, लाइबिलिटीज में देखें, प्रेजेंट एप्लीकेशन नॉट ए फ्यूचर कमिटमेंट। हमें लाइबिलिटी में क्या होता है कि आप मतलब एक जो चीज जरूरी होती है कि हमें वक्त की मीन से कि जो चीज हाजिर है मीन से जो करंट हमारे पास है वो उसी के मुताबिक है ना, फ्यूचर की कोई कमिटमेंट नहीं होती ऑफ द एंटिटी। मतलब एक चीज को चलाने के, जैसे आप लोग देखें मार्केट के अंदर लाइबिलिटीज के बगैर कोई चीज सिस्टम नहीं, जो भी कारोबार है वो लाइबिलिटी मतलब आप लोगों को आप उधार दे रहे हैं या कर्जा आप दे रहे हैं या आप किसी को लेन देन एक सिस्टम बाइंग एंड सेलिंग करें, उसी के ऊपर डिपेंड है। जिनकी जितना मीन्स जितनी लाइबिलिटी लोगों के साथ कोई एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी उतना बिजनेस आपका रन करेगा। इस तरीके से रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये भी रिजल्ट होता है आपने पास्ट में कोई किसी को कोई चीज लेके दी होती या पास्ट में आपने कोई चीज इन्वेस्टमेंट की होगी या किसी को आपने कर्जा दिया था या किसी के साथ आपने कोई शेयरिंग करी थी, उसी का आपके फ्यूचर में वो आपको उनका एक अफेक्ट पड़ता है, उनका एक इम्पेक्ट पड़ता है कि भाई फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट या कोई लाइबिलिटी किसी को हमने कर्जा या कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उसी की मद में अभी फ्यूचर में हमें उनका एक फायदा मिल रहा है। इस तरीके से सेटलमेंट ऑफ दी which is the expected result in outflow from the entity of economic। यही होता है कि आप आउटफ्लो, ये एक रिजल्ट जो मिलता है, पास में कोई चीज आपने की थी या आपने कोई ऐसी कमेंट में उस प्रेजेंट में उनका एक फायदा आपको मिल रहा है, तो वही होता है कि आपके जो रहन सहन है उसी में एक उनका एक इम्पेक्ट या इफेक्ट शो होता है कि भाई जो मैंने जो पास में डिसीजन लिए थे उसका अभी मुझे एक फायदा, किसी को मैंने अच्छाई की थी, किसी को मैंने एक कर्जा कोई कोऑर्डिनेशन की थी, तो वो मुझे अभी उनका एक सिला मिल रहा है।
इस तरीके से इक्विटी में देखें, इक्विटी ये होता है रेजिडेंट इंटरेस्ट इन देता, मतलब एक चीज आपकी आपकी होती है मगर उसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट मिला। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज, आपने मशीनरी ले ली या आपने कोई इंडस्ट्री बनाई या कोई ऐसी चीज ऑलरेडी आपने कोई बनाई तो उसी के ऊपर आपने कोई डेवलपमेंट की, तो यही होता है कि आप आफ्टर डिडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज, उसमें यो आप फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें एक चीज मशीनरी या कोई बिल्डिंग या कोई चीज आपने ले ली, उसके लेने अपनी है इक्विटी, मतलब आपके यहाँ पे, मगर उसका जो होता है कि हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने कल एग्जांपल भी दिया था इनका, जैसे एक बैंकिंग सेक्टर, बैंक में आप क्या करते हैं, कोई चीज आप बैंक से ले रहे हैं, बैंक कहती है कि भाई आपका पर्सनल जो चीज है इक्विटी, आप कितना है, 40 दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, वो आपको जो इक्विटी, आप अपना पर्सनल जो पैसा है वो शेयर करते हैं उनके साथ, इन्वेस्टमेंट, उसी के ऊपर आपका क्या 5 साल 7 साल एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन होती है। मगर जब आपकी जो सारी डिडक्शन लाइफ है उसके ऊपर जो कर्जा होता है, वो सारी चीजें जब क्लियर हो जाती है तो फिर आपके वो अपनी चीज हो जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? हेलो सर ये दोबारा बताइए डिडक्शन लायबिलिटी वाला सर। यार, इक्विटी होती है एक ओन रिसोर्सेस, हम सिंपल वर्ड में कहें, जो आपके पास एक पैसा है, उसी के बिना जो चीज किसमें आप इन्वेस्ट करते हैं उसी के वो रेजिड्यूज है, मतलब एक चीज आपकी होती है, आप खुद कोई चीज बनाते हैं या खुद कोई चीज किसी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, आपका ओन सोर्स होता है, आपके पास अपनी इनकम होती है, उन्हीं के ब्याह पे आपको एक रिटर्न मिलता है। इसी तरीके से सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, जैसे हम क्या करते हैं बैंकिंग सेक्टर से कोई गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, बैंक कुछ शेयर अपना दे रही है, कुछ आप अपनी इक्विटी, मतलब एक आप पर्सनल सोर्स, जो आपके पास जो पैसे हैं पर्सनल सोर्स से आप दे रहे हैं 50% 40%, एक टाइम है, ड्यूरेशन का एक इंस्टॉलमेंट होती है, बैंक आपको देती है 5 साल या 3 साल या 7 साल के लिए। मगर जब वो चीज जो होती है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटी, जो उस गाड़ी या उस प्रोडक्ट या उस चीज के ऊपर जो भी लायबिलिटीज होती है वो डिडक्ट होती है, एक टाइम एक ड्यूरेशन जो आप सेट करते हैं, उसके बाद वो चीज आपकी हो जाती है। समझ में आ रहा है? जी सर। इसी तरीके से इनकम में देखें, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, इसमें क्या होता है, इनकम का क्या होता है कि मीन्स एक आपके पास एक इनकम, एक आमदन है, मगर उसमें आप क्या फायदा है अपनी चीजों का, अपनी जो रहन सहन को, इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट हम उसको कहते हैं जो आपका रहन सहन है, जहाँ आप जहाँ पे जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में, जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, उसके अंदर आपका एक रहन सहन का अच्छे स्टैंडर्ड के साथ उन चीजों को परफॉर्म करते हैं जब आपका आमदन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमारे कराची के अंदर 3 4 चीजों में वो एक जो लोग हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेंस है, गुलशन है, गुलस्तान है, जौहर है, इससे जो कुछ इलाके और भी हैं कच्ची आबादी वाले लोग, क्या करते हैं इनकम के बिना, मेरा नहीं से कि जिसकी 5 लाख रुपए इनकम है वो ज्यादा प्रेफर करेगा कि भाई मैं ठीक है डिफेंस साइड, कलेक्शन साइड वहीं रहूं, जो बच्चों की एजुकेशन जो फैसिलिटीज ज्यादा है, मैं इन चीजों को अफोर्ड कर सकता हूँ, जो मेरी इनकम इतनी है आमदन, तो मैं इन चीजों को आगे जाके एडजस्ट कर सकता हूँ, तो वो प्रेफर ज्यादा कोशिश करेगा कि डिफेंस और क्लिफ्टन की साइड पे। जिनकी 2 लाख या 2.5 लाख रुपए इनकम होगी या 3 लाख, वो थोड़ा गुलशन या गुलिस्तान जोर की साइड उन चीजों को प्रेफर करेगा, क्योंकि भाई वो कहेगा मैं जिन चीजों को अफोर्ड कर सकता हूँ वहीं पे जो मेरी जो मतलब डेली वेजेस लाइफ है जो एक अच्छे नमूने में परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो कोशिश करेगा कि गुलिस्तान जोर या गुलशन में उन चीजों को अच्छी जगह पे उन चीजों, इससे जो कम वाले हैं वो थोड़ा उनका बैक साइड पे चले जाएंगे। मीन्स वो सारी ये चीजें जो डिपेंड होती हैं वो इनकम के ऊपर है। इनकम आपके आमदन कितनी, आमदन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जब आपके पास जो आमदन जो इनकम होती है उन्हीं के ऊपर आप इकोनॉमिक्स बेनिफिट लेते हैं, आप उसके मुताबिक लोगों को अपनी रहन सहन को या अपनी जो डेली वेजेस लाइफ एक्सपेंसेस हैं उसके मुताबिक उन चीजों को प्रेफर देते हैं कि भाई मुझे मेरे पास ये मैं इन चीजों को अफोर्ड कर सकता हूँ, या एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को फैसिलिटी के लिए या जो सर्विसेज के लिए, घर के रहन सहन के लिए, सारी ये डिपेंड होती है आपके इनकम के ऊपर। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वही होता है कि वो आप जो एक्सपेंसेस जो भी इनकम आपका एनुअली, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया जून टू जुलाई जो एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जून टू जुलाई होता है, इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो एंड एनहांसमेंट ऑफ एसेट्स आर डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट। ऐसे भी होता है कि इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो, या जो चीज आपने कहीं पे एक चीज आपके पास एक आमदन है कहीं सोर्स से आ रही है, तो आप क्या कोशिश करते हैं उसी के अंदर उन चीजों को इनफ्लो को इनहांस कर दें कि भाई मैं ऑलरेडी मुझे 50,000 आ रहे हैं, 50,000 को इंक्रीज इनहांस करके मुझे 1 लाख उसी से इनकम आ जाए।
इसी तरीके से आप क्या करते हैं, अपने ऊपर जो कर्जा जो चीजें होती हैं उन्हीं की इनके डिक्रीज कर दे लाइबिलिटीज को, मगर वो क्या है, अपनी इक्विटी जो सोर्स ऑफ इनकम हम कहें या अपनी जो असेट्स होते हैं उन्हीं चीजों को आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। इस तरीके से बाकी जो जो लोग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे आप मैंने कल एग्जांपल दिया था, अदर देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी इन पार्टनर, ऐसे भी होता है कि जो एक बिजनेस है उसमें आप शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं की भी आप उनके इक्विटी को कंट्रीब्यूट, जो भी शेयरिंग है उन्हीं को आप चीजों को देते हैं, उन्हीं के शेयर्स को भी आप इनास करते हैं कि भाई ठीक है मुझे एक फायदा मिल रहा है, मेरे शेयर होल्डर को भी उनका फायदा एक बेनिफिट पहुंचे। इस तरीके से मैं आगे लेके चलता हूँ इनको। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? हेलो बेटा, समझ में आ रहा है? सर यस बेटा। सर ये अकाउंटिंग पीरियड का इनकम से क्या रिलेशन है सर? आप जो बताएं कि अकाउंटिंग में जून जुलाई, तो उससे क्या इसका रिलेशन है? आवाज सही नहीं है, क्या कह रहे हैं आप अकाउंटिंग का? सर अकाउंटिंग पीरियड आपने बताया ना सर, अकाउंटिंग पीरियड जो है जून जुलाई है इनकम का, तो भाई इनकम से इसका क्या अकाउंट, रिलेशन है? इसमें यही है कि आपके पास जो इनकम आ रही है उसी साल के अंदर आ रही है, मतलब एक टेन्योर होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड जैसे आप कोई कैलकुलेशन या आप कोई डिसीजंस लेते हैं तो आप उसी के टाइम देखते हैं कि भाई मेरे जो एक फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड, जैसे आप के पास जैसे जून टू जुलाई, जैसे 2019 से 2020 के अंदर मुझे इतनी इनकम आई, मुझे आगे जाके फ्यूचर कब डिसाइड करना है, अपनी वो चीजों को इनहांस भी करना है ना, उसी तरह मतलब है कि मेरे 2019 में क्या था, 2018 में क्या था, उसके बाद अब 2020 में क्या, 2021 में, आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, उसी के लिए मुझे कौन सी चीजों को ऊपर डिसाइड करना है या डिसीजंस लेना है जिससे मेरी एक सोर्स या इक्विटी इंक्रीज हो या मेरी जो चीजें हैं वो एक इनहांस हो। समझ में आ रहा है? जी ठीक है सर। अच्छा बेटा, इसमें देखें एक्सपेंसेस में डिक्रीज इन द इकोनॉमिक्स बेनिफिट बेनिफिट, हमेशा जब एक्सपेंसेस आपकी इनकम आपकी 5 रुपए हो, खर्चा आपका 10 रुपया हो, तो ये होता है कि आप जैसे आप कहीं पे रह रहे हैं या आप कोई काम प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो आप के एक्सपेंसेस 10 रुपए होंगे, 5 रुपए आपका एक रेवेन्यू है, तो आपका इकोनॉमिक मतलब आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। कोई आपके इकोनॉमिक या आप लोगों या अपनी फैमिलीज को कोई एक इकोनॉमिक कोई बेनिफिट नहीं है, लोगों को भी फैसिलिटी आप नहीं दे सकेंगे, सर्विसेज भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आप अपनी उन चीजों में उलझे हुए होंगे। इसी तरीके से ड्यूरिंग द उसी साल के अंदर आप जो चीजें आपके जो एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके मुताबिक आप क्या करें, क्योंकि आपका जो आउटफ्लो है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो और डिप्लेशन ऑफ असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इक्विटी, ऐसे होता है जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जब आपके इकोनॉमिक्स बेनिफिट डिक्रीज होते हैं, तो उसी साल के अंदर आपका क्या आउटफ्लो कम होता है, जो बिजनेस है आपका सही नहीं रन का, आपको वहीं से रिटर्न या आउटकम्स कम आता है, आपका एसेट्स भी कम होते हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज आपके जो कर्जा है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। इस तरीके से आप जो इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपके साथ पार्टिसिपेट है, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर भी उनका एक इफेक्ट पड़ता है कि उनके जो शेयरिंग हमेशा ऐसे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, अब रेवेन्यू कम होगा, उसी का वो एक शेयरिंग का शेयर डिविडेंड को भी जाता है, तो भाई आप भी आप शेयर होल्डर्स हैं उसके, आप लोग भी उन चीजों को बियर करें, बर्दाश्त करें। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। Yes, sir. इस तरीके से बेटा आगे देखें, इसमें कुछ एसेट्स के हैं, फिर विद द फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू एंटरप्राइजेस, किस तरीके से हमें कुछ एक उम्मीद करते हैं कि भाई फ्यूचर के जो इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें, हमारी जो एक रहन या हमारे जो बिजनेस है आगे अच्छे नमूने परफॉर्म करेगा, या ऑपरेशन एक्टिविटीज सही नमूने परफॉर्म करेंगी, वो एंटरप्राइज में कौन सी चीजें होती हैं, हमें उन चीजों को देखना पड़ेगा। देखें बेटा, इसमें ये चीजें आप लोगों को याद करनी है, जब आप इन चीजों को याद करेंगे तो फिर आप लोगों को आसानी रहेगी, और आगे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, टाइम जैसे प्रॉब्लम या सॉल्यूशंस आते हैं, उसी के मुताबिक आप लोगों को ये चीजें। अच्छा बेटा, देखें इनके दो एसेट्स के टाइप्स हैं, कौन से करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। देखिए बेटा, इसमें ये कि विद इन 1 ईयर द करंट एसेट ऑफ द फिल्म विद द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, हमें एक उम्मीद होती है कि उस साल के अंदर, जैसे नॉन करंट एसेट होता है फॉर मोर देन एक साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर इज एक्स्ट्रा, मतलब है कि एक साल से ज्यादा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। इस तरीके से आप देखें कि करंट एसेट्स कौन से हैं, कैश एंड बैंक, कैश कोई हमारे हाथ में या बैंक में पड़ी है,
तो हमारे हाथ में वो करंट एसेट है, मतलब आपके कुछ चीज प्रेजेंट है आपके हाथ में। नंबर 2 पे अकाउंट रिसीवेबल, कोई चीज आप किसी से लेनी है जो किसी को आपने दी है मगर आपको वो मिलनी, रिसीव करनी है। नंबर 3 पे इन्वेंट्री, जो आपके पास एक खाम माल या एक सारा सामान जो मटेरियल या सेल के लिए पड़ा है, वो इन्वेंट्रीज होता है उस बिजनेस के लिए। जैसे हम कोई कंपनी है, कंपनी के पास जो एक चीज सेल करने के लिए अवेलेबल हो स्टॉक हो, उसको हम इन्वेंट्रीज कहते हैं। इस तरीके से प्री पेमेंट एंड एडवांसेस में जो चीज आपने पहले एडवांस आपको किसी ने किसको की है या आपने एडवांसेस लिए, वो भी आपके करंट असेट्स में आ जाएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने जो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 महीने के अंदर, या आपने थोड़े टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया और रिटर्न आपको वहीं से मिलेगा, वो भी आपकी करंट असेट्स में आती है। नोट्स, बिल्स रिसीवेबल एंटिटीज, ऐसे मीन्स है कि कुछ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के या बिल्स जो होते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो आप रिसीव करेंगे किसी पार्टी से, किसी गवर्नमेंट इदारे से, तो वो भी आपके कैश में, वो करंट असेट्स होंगे आपके अवेलेबल चीजें, क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड है आमतौर पर मार्केट में, आप कैश की सूरत में। इस तरीके से आप लोग आगे देखें, इसमें देखें नॉन करंट, बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर ये बिल्स कौन से? क्या बिल्स बेटा हुए जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, ट्रेजरी बिल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के, जो आपने कोई काम वगैरह किया हो या आपने कोई सर्विसेज दी हो, वहीं से आपको रिटर्न में वो आपको बिल गवर्नमेंट के जो होते हैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो आपके काम की मद में आपको या सर्विसेज की मद में आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से मिलते हैं, वो आप इजिली बैंक में या आपकी जो ऐसे इंस्टीट्यूट है वहीं से आप इजिली कैश हो जाते हैं। यानी कि सर चेक भी कह सकते, चेक नहीं होते इनके, कुछ मीन्स है कि आपने कोई सर्विसेज भी दी हो, जैसे सिंपल कोई आपने काम किया हो, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जैसे ओवरड्राफ्ट हो गया, या जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक और भी चीज होती है कुछ उनके, जैसे फारिग उनको एक गारंटी के तौर पे आपको कोई चीज दी जाती है कि भाई ठीक है आप ये चीजें हैं, आप काम करें, आपके उसके बाद इन चीजों के पे होगे आपको, कि आप किसी भी जैसे बैंक्स में जैसे बॉन्ड्स हो गए, या जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, कोई बैंक एक गारंटी देती है कि जैसे पे ऑर्डर हो गया, ये चेक चेक मीन्स चेक भी कह सकते हैं, मगर पे ऑर्डर या ओवरड्राफ्ट या और बैंक गारंटी हो गई, तो एक वो ऐसे बिल्स जो आगे फ्यूचर में एक्सेप्टेबल, आपको आसानी से कोई मीन्स कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं फेस करनी पड़े। इस तरीके से बेटा कुछ वो नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो आपके पास जैसे लैंड, जो एक फिक्स है ऑलरेडी, जिसको हम नॉन करंट एसेट्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं जो फिक्स हो, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, या मशीनरी हो गया, या इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, व्हीकल हो गई। इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर, जो आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो 1 साल से ज्यादा हो, मगर आप करंट एसेट में क्या करना है, विद इन दी 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो चीज होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। मगर आपको नॉन करंट एसेट जो होते हैं मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, मतलब है कि 1 साल से ज्यादा जो है 1 ईयर से 1 साल से ऊपर जो चीज होंगी वो आपकी नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? हेलो जी सर। अच्छा बेटा आगे देखें, इसमें जी सर। लायबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। उसमें देखें करंट लायबिलिटीज कौन सी है, नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी है। अकाउंट पेएबल एंड क्रेडिटर, मतलब मीन से एक चीज आपको करंट लायबिलिटी आपको उस टाइम पे करनी है अकाउंट से, या क्रेडिटर आपको किसी को उधार देनी। एक्रूड, एक्रूड का वही है जो आप खर्चा करेंगे। आउटस्टैंडिंग, या आपको पास कोई किसी की मीन से कोई चीज आपने ली, कुछ पेमेंट आपने की, मगर आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग उनकी पेमेंट रहती है, वो आपको पेमेंट करनी है उसी। नंबर 3 पे नोट्स पेएबल, या ऐसी चीजें जो आपने बैंक से या किसी गारंटी के ऊपर कोई चीज आपने ली है, वही आपको पे कर दें। बिल्स पेएबल, या बिल्स है जो मुझे कोई सर्विसेज आपने लिए, सर्विसेज, या आपने कोई आपको कोई प्रोडक्ट, या वो कंपनी में कोई चीज प्रोडक्ट आपको दे रहा है सेल्स के लिए, वो आपको बिल्स पे करने हैं। इस तरीके से नंबर 5 पे देखें अनएर्न्ड इनकम एडवांस रिसीव, ऐसी इनकम जो आपके किसी का मतलब है कि किसी का आपने ली हो, मगर एक तो वो आपकी एंडिंग नहीं हो, कोई कमाई नहीं हो, एडवांस, या आपने कोई किसी बंदे से एडवांस रिसीव किया,
नंबर जो लास्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड अदर। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस बैंक आपको कोई गारंटी के ब्याज पे एक पैसा दे रहा है कि भाई आप थोड़ा टाइम के लिए हम आपको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, मगर आपको कोई जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक गारंटी के ऊपर, हम किसी को एक बैंक गारंटी दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे दे दूं, बैंक गारंटी लेती है, उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक के पैसे ओवरड्राफ्ट की सूरत मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बैंक के थ्रू आपने किसी को कोई चीज ले ली, बैंक की गारंटी मतलब थर्ड पार्टी बैंक हो गई 2 पार्टीज के बीच में। इसी तरीके बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 महीने के लिए आपने बैंक से पैसे उठाए। इस तरीके से शॉर्ट टर्म लोन, आपने कोई कर्जा वगैरह ले लिया, कोई चीज आपने थोड़े टाइम के लिए, तो या कुछ और चीजें जो आप 1 साल के अंदर मार्केट से उठाई। समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ रहा है। अच्छा बेटा, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है उसमें देखें नॉन करंट कौन है? लॉन्ग टर्म लोन जो आपके 1 साल से ज्यादा ऊपर हो, बॉन्ड्स हो गए जो आपके 1 साल से ज्यादा, डिबेंचर हो गए जो आपका एक कर्जा है, या आपने कोई ऐसी चीजें जो आपने कहीं से मिलनी, कर्जा आपने एक मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कोई चीज इन्वेस्ट की हो। डेफर्ड लायबिलिटीज जो होती हैं ऐसे कि जो आपका रिकवरेबल नहीं, मीन्स कि आपने किसी को दी है मगर आपको मिलने के चांसेस कम हो, तो डेफर्ड लायबिलिटीज उसको हम कहते हैं कि जो एक लॉन्ग टर्म में कभी भी मिल सकती है, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, मगर एक लायबिलिटी है मगर उसमें कुछ इश्यूज हैं, आपको रिकवर नहीं हो रही। इस तरीके से जो लास्ट है एडवांस रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर, कुछ ऐसी चीजें आपने रिसीव की हैं फॉर 1 साल से मतलब मोर देन 1 ईयर, 1 साल के से ज्यादा टाइम के लिए, या कुछ और चीजें आपने मार्केट से उठाई हैं वो जो आपका एक टाइम पीरियड जो है 1 साल से ज्यादा। इधर क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। अच्छा बेटा, इसमें आगे देखें कैपिटल इक्विटी क्या होती है। कैपिटल देखें, कैपिटल और इक्विटी इसमें देखें। कैपिटल एक सरमाया होता है, इक्विटी आपके ओन सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस टू स्टार्ट बिजनेस, इन अदर वर्ड एलोकेशन ऑफ फंड ऑफ एन एंटरप्राइज टू कमेंस अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल और ओनर इक्विटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्सेस जो होते हैं जो आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आप सिंपल वर्ड में ऐसे भी कहते हैं, ऐसे फंड या आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्राइज तो कमेंस अ बिजनेस इज कॉल्ड, जो चीज आप आगे फ्यूचर में कोई चीज करने जा रहे हैं उसको हम कैपिटल सरमाया भी कहते हैं या ओनर इक्विटी भी कहते हैं। जो ओनर का खुद का पैसा होता है, एक सोर्स होती है। इस तरीके से आप आगे देखें एक्सपेंसेस में जो ऐसी चीजें मीन्स है कि बिजनेस इनकर्स एक्सपेंडिचर टू अर्न इनकम। आप एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके बिजनेस में आप खर्च कर रहे हैं, इनकर्स जो एक्सपेंडिचर जो आप अखराजात हैं, मगर उस अखराजात के मद में आप इनकम अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब एक बिजनेस को रन करने या उसको एक चीज को चलाने के लिए जो आप खर्चा अखराजात कर रहे हैं, अखराजात आप क्यों कर रहे हैं उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप उसी के एक्सपेंडिचर के बुनियाद पे आप क्या करते हैं, उससे कोई अर्निंग करते हैं, अर्न इनकम। अर्न इनकम का मतलब यही है कि आप उनसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो हेलो, जी सर। अच्छा बेटा, आगे देखें। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, इनके 2 टाइप्स होते हैं एक्सपेंसेस के। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नंबर 2 पे इनकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन द acquisition of non-current assets or an increase in their earning capacity, also recorded in balance sheet statement of financial position। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ऐसे कहेंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आप किसी नॉन करंट एसेट जो हमने पीछे कैश, बैंक या जो भी चीजें हम रिसीव कर रहे हैं नॉन करंट कैश की सूरत में ले रहे हैं, जो हम अपना एक सरमाया लगा अपना एक पैसा लगा के वहीं पे हम उन चीजों, एक्विजिशन का मतलब है रिसोल्व करना, अपना पैसा लगा के उन चीजों को जो नॉन करंट असेट्स है, कैश है, बैंक है, या जो चीजें हम रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटीज चला रहे हैं, उन्हें रिसोल्व कर रहे हैं, उसी कैपिटल एक्सपेंस जो अखराजात हम कर रहे हैं। इस तरीके से आर इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी आर रिकॉर्ड इन बैलेंस। आप ये कर रहे हैं कि
अपने जो बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वो होती है बैलेंस शीट। उसी में आप अपनी चीजों को, इनकम को इंक्रीज करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को, अपनी सलाहियत को इंक्रीज करने के लिए, या अर्निंग को, कमाई को इंक्रीज करने के लिए आप अपना वो सरमाया एक्सपेंड कर दें, या उनकी एक्सपेंडिचर अखराजात करते हैं कि क्योंकि वहीं से मुझे एक प्रॉफिट या अर्निंग आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस हेलो? सर। इस तरीके से बेटा रेवेन्यू जो होता है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल वर्ड में हम कहें, रेवेन्यू का मकसद है कि कोई चीज आप इन्वेस्ट करने के बाद वहीं से आपके रेवेन्यू हो। तो मैं वो जो अखराजात आप कर रहे हैं, जैसे इसमें है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, मींस जो भी आप एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू, एक चीज को वहीं से आप आउटपुट लेने के लिए कोई ट्रेड कर रहे हैं, या टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन कैश, आप अपनी जो पास मौजूद चीजें हैं जो कैश की सूरत में, या आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं, उन्हीं की चीजों की कैपेसिटी, सलाहियत को, या उन्हीं चीजों की अर्निंग की कैपेसिटी, जो आपके पास चीजें हैं उन्हीं चीजों की कमाई की, मीन्स एक आप कहते हैं कि ज्यादा चीजें मेरे पास आए, उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट कर दूं। इस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्ड इन इनकम स्टेटमेंट। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकॉर्ड होता है इनकम स्टेटमेंट में। यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस अकाउंट में, उस बिजनेस में। समझ में आ रहा है? हेलो बेटा, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं नीचे, तो उसमें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में परचेज ऑफ बिल्डिंग या प्रॉपर्टी, हम क्या करते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ व्हीकल्स करते हैं, परचेज ऑफ मशीन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट करते हैं, अवर एक्सपेंस इन अनदर, हम जो एक चीज सर्कुलेट कर रही है उसी एक चीज को जनरेट करने, उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, या और भी एक्सपेंसिव होते हैं। इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंस मतलब एक आपके पास सरमाया है, आपने बिल्डिंग कोई खरीद ली, किसी लिए खरीद ली, आपको वो उनके एक अर्निंग या प्रॉफिट के लिए, या प्रॉपर्टी आपने ले ली, प्रॉपर्टी क्यों ली, आप अपने प्रॉपर्टी आप फ्यूचर में एक बेनिफिट के लिए, या आपने कोई गाड़ी ले ली अपनी एक फायदे, एक बेनिफिट के लिए, या आप अपनी कोई सोर्स या सर्विसेज देने के लिए, वहीं से आपको कोई चीज फायदा पहुंच रहा हो। इस तरीके से आपने कोई मशीन ले ली, या आपने कोई इंस्टॉलेशन या किसी चीज के ऊपर आपने कोई लागत लगाई, कास्ट कोई चीज आपने उनके ऊपर इंस्टॉल कर ली, तो इंस्टॉलमेंट जाएगा, ऑलरेडी आपके पास चीज है, या कोई आपके पास मशीन है, या आपके पास कोई इंडस्ट्री है, उसमें कोई न्यू फीचर्स लाए, उसमें क्यों न्यू फीचर्स लिया है, तो उसमें आपने कोई अर्निंग, मतलब एक ज्यादा अर्निंग कमाई, या हम कहें कि उनसे एक ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। इस तरीके से एग्जाम्पल हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें देखें सैलरीज एक्सपेंसेस आपके हो गए, लोगों आपने हायर किए एक चीज आपको प्लांट चलाने के लिए, या आपने जो एक बिजनेस जो स्टार्ट किया है उसको चलाने के लिए लोगों को आपने हायर किया, उसको सैलरी, लोगों को जब हायर करेंगे तो आपको उनको पे भी करना पड़ेगा। इस तरीके से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में वो एक सिस्टम को चलाने के लिए आप उन लोगों को पे करें, सैलरीज दे रहे। उसके बाद रेंट एक्सपेंस, कोई मशीनरी या कोई बिल्डिंग आपने ले ली, उसको मद में आप रेंट पे कर रहे हैं, या कोई गाड़ी है सर्विसेज के लिए ले ली, एक सिस्टम को रन करने के लिए। नंबर थर्ड पे डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन मींस एक्सपेंसेस वो होते हैं, एक चीज आपने न्यू ली मगर 5 साल के बाद उसमें एक रेशो कम हो गया, जैसे 10%, 20%, उनकी जो वैल्यू है डी वैल्यू हो जाती है। इस तरीके से यूटिलिटीज जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या आपके डेली वेजेस एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें यूटिलिटीज में आ जाते हैं। इस तरीके से नंबर 5 जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई चीज ऑलरेडी आपके पास थी उसी के रिपेयर करवाते हैं या उनके मेंटेनेंस करवाते हैं, जो इससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस एंड मेनी अदर, जो आपके प्लांट है या मशीनरी, जो आपके पास चीजें हैं कि जहां से आपको कोई अर्निंग आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको वहीं से शो हो रहा है, तो आपको उसमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम आप एनुअली पे करते हैं, या और भी एक्सपेंसेस होते हैं जो उसमें इंक्लूड हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो बेटा, सब Yes, लोगों sir. को समझ? यस सर। अच्छा बेटा, आगे देखिए रेवेन्यू एंड इनकम क्या है। रेवेन्यू और इनकम, रेवेन्यू आर द रिसिप्ट रिसीवेबल अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू वो होता है जो आपने कोई इनकम आपको कहीं से रिसीव हो रही हो, या आप कोई गुड्स या आप कोई चीज सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी की मद में आपको कोई इनकम रिसीव होती है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। These revenue are recorded when they are actually incurred, not physically received। इसमें ये ऐसी भी चीजें होती हैं कि जो हमें इनकर एक्चुअली हमें इनकर जो उनके ऊपर
मतलब है कि हमें एक चीज उसमें कोई और चीजें नहीं हो, फिजिकली कोई रिसेप्ट वगैरह या कोई और चीज उसमें ऐड नहीं, एक्चुअल इनकम जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स इनकम, जो आपका एक प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसकी मद में आपको वो चीज रेवेन्यू मिल रहा है या इनकम आ रही है, या रेंट, आपको बिल्डिंग वगैरह है उसी की सूरत में आपको रेंट वगैरह कहीं से मिल रहा है, या कैपिटल इनकम नॉट फ्रॉम द ऑपरेशन, कैपिटल इनकम वही है, सरमाया आपने कोई इन्वेस्ट किया है उसी की इनकम आपका, कोई ऑपरेशन एक्टिविटीज नहीं है। नंबर थर्ड पे देखेंगे इंटरेस्ट इनकम, किसी को आपने पैसे दिए हैं उसी या बैंक में आपने कहीं डिपॉजिट किए हैं या सेव किए हैं, उसी के एक इंटरेस्ट आपको उसी के बाद में आ रहा है। नंबर 5 पे देखिए डिविडेंड और रॉयल्टी इनकम, जैसे कोई शेयर्स आपने कोई कंपनीज के लिए या वहीं से डिविडेंड या रॉयल्टी, या आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राइट है या कोई कंपनी आपने खोली है या आप सिर्फ आपका नाम चल रहा है, उसी को लॉयल्टी आप उनकी जितनी सेल जाए तो लोग उनको ज्यादा एक्टिविटीज में या उनकी मार्केट के अंदर उन चीजों को चला रहे हैं तो उसको आपको एक रॉयल्टी उसी के नाम की वजह से आपको मिलती है। इसी तरीके से एनी एनी एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, रेवेन्यू मिल रहा हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर ये लास्ट 3 बताइएगा, लास्ट 3 रॉयल्टी इनकम वगैरह होगा। बेटा डिविडेंड, जो डिविडेंड एंड रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड ऐसे होता है कि जो आपने कंपनीज के शेयर आप ले लेते हैं कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के, उसी में जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उसी प्रॉफिट में आपको एक डिविडेंड, जितना आपका शेयर होता है उसी शेयर के हिसाब का आपको डिविडेंड मिलता है। रॉयल्टी इनकम ये होती है कि एक राइट है, जैसे कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है, कंपनी एक नाम मार्केट में मशहूर हो जाता है, उस मशहूर हो जाता है, लोग उनकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं, तो सिस्टम या पैसा दो लोगों का होता है मगर उनके सिर्फ नाम चल रहा होता है, उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम, सिर्फ नाम के ब्याह पे आपको वो इनकम, आपको रेवेन्यू आ रहा है। समझ में आया? जैसे आप लोग देखें कि सिंपल के एक बड़े बड़े कंपनीज हैं मगर कंपनीज का क्या होता है, एक नाम होता है, मार्केट के अंदर उन लोगों ने जगह बना ली होती है। जब मार्केट के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई किन कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा चल रहे हैं, लोग उनकी फ्रेंचाइज ले लेते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम ले लेते हैं, पैसा या ऑपरेशन एक्टिविटीज वो खुद करते हैं, मगर उसी नाम का वो कंपनीज वाले क्या करते हैं, उनका एक रॉयल्टी ले लेते हैं, भाई ठीक है ये हमारा रॉयल्टी, उसी आप नाम हमारा यूज कर रहे हैं, उसमें वो रेवेन्यू उनको मिल रहा होता है। समझ में आ रहा है? यस सर।